स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक अखबार में पीछे खबर छपी थी कि डीएनए या अन्य फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में देरी पर हाई कोर्ट सख्त। इस सारे मामले में बातचीत करेंगे, लेकिन आप इस हेडलाइन को दोबारा ज़रूर पढ़ें। और ये मामला जो पहला मामला नहीं है, कई मामले ऐसे सामने आते हैं, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने अच्छा संज्ञान लिया। मामला था दुष्कर्म का। एक दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ा जाता है, आरोपित बनाया जाता है उसको, लेकिन बाद में 1.5-2 साल वो अंदर रहने के बाद उसकी जमानत होती है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या मामला सामने आया, पहले जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोर्ट में बैठा हूँ, यहाँ 2 वकील हैं, एक हाई कोर्ट से हैं, एक जिला कोर्ट से हैं। दोनों से बातचीत करूँगा, क्योंकि ऐसे मामलों में एक चीज़ ज़रूर देखने को सामने मिलती है। पिछले वॉइस ऑफ पानीपत पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे कई मामले सामने आए थे। कोई 2 साल से बंद है, कोई 3 साल से बंद है, उसके बाद बरी होकर वो बाहर निकलता है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से उठता है कि 3 साल जो समाज से दूर रहा, समाज ने उसके परिवार वालों को दुत्कार दिया, और क्या उसकी इज्जत रहेगी। इसी मामले में एक और मामला जो है सामने आया है। एक दुष्कर्म के आरोपित हैं, उनको जमानत हुई है। वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, पहले तो बताएं संक्षेप में क्या मामला था, और शॉर्ट में बताना, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। मामला एक प्रमोद नाम का व्यक्ति था। उसे पुलिस ने 376 के केस में जो है पकड़ा था और उसे आरोपी बनाया गया था। उसकी गिरफ्तारी जो है एफआईआर जो है एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने उसको आरोपी दिखाकर उसको कोर्ट में पेश किया था और मामला काफ़ी लंबा चला, क्योंकि जैसा कि ऐसे अपराधों में होता है कि जमानत इतनी जल्दी से मिलती नहीं किसी केस में। तो माननीय न्यायालय ने नीचे हमारी जमानत याचिका जो है रद्द कर दी थी। उसके बाद ये मामला जो है ना हाई कोर्ट के संज्ञान में आया। हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई और हाई कोर्ट में हमारे रोहित दीवान जी अधिवक्ता है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से केस की पैरवी की और इसमें कई सारी बातें निकल कर आई। उनके बारे में रोहित दीवान जी आपको बताते। ये सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या होता है कि नीचे से बेल नहीं मिलती, ऊपर जाकर बेल मिल जाती है। ये थोड़ा सा गैप समझाने की कोशिश करें। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी बड़ी फेयर प्रैक्टिस करती है, लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इतनी जल्दी से कोई बेल नहीं मिलती है। मामला हाईलाइट होता है। ऐसे संज्ञान जो औरत के खिलाफ अगर अपराध है उनके बारे में कोर्ट की पहली ओपिनियन ये होती है कि शायद इसने ये ऑफेंस कर रखा है मेरे हिसाब से। इसलिए नीचे वाली कोर्टों से बहुत कम जो है ना जमानत होती है। वैसे कई कई केसों में यहाँ नीचे से भी न्याय मिला है जमानत के रूप में, लेकिन हाई कोर्ट में मामला क्योंकि काफ़ी यहाँ पर जब हम बेल लगाते हैं तो बड़ी जल्दी भी हम कह सकते हैं कि थोड़े दिन के बाद बेल लगा दी, लेकिन जब तक मामला हाई कोर्ट में जाता है तब तक उसकी कस्टडी काफ़ी लंबी हो चुकी होती है। तो इस चीज़ का बेनिफिट भी है कि उसको वहाँ हाई कोर्ट में जाके मिलता है। अच्छा, प्रमोद के ऊपर आरोप क्या थे? कौन महिला ने क्या आरोप लगाए थे, और कौन से इलाके की घटना थी ये? बत्रा कॉलोनी का ये वाक़या बताया गया था और औरत ने ये कहा था कि मैं रात को अकेले अपने घर में बच्चों के साथ सोई हुई थी, तो एक अनजान व्यक्ति आया, उसने मेरे साथ बुरा काम करने की कोशिश की और मेरे घर से पैसे चोरी करके चला गया। और उसके बाद पुलिस ने जो है ना वहाँ उन्होंने कहा कि मौके पे हमारे को एक मोबाइल भी मिला था। उस मोबाइल को उन्होंने अक्यूज़ के साथ जोड़ने की, आरोपी के साथ, मैं आरोपी कहूँगा, आरोपी के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में काफ़ी लंबी जो है ना प्रक्रिया के बाद हम ये साबित कर पाए कि ये प्रमोद जो है वो इस केस में कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ। और इसी बिना पर एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसे हमने न्याय दिलाने में सफल रहे। अच्छा, प्रमोद हमारे साथ नहीं है, वो अपने गांव गए हैं। मुकेश थे मेरे साथ। अब रोहित से बात करते हैं। हाई कोर्ट में ये मामला गया और हाई कोर्ट ने कई संज्ञान लिए इसमें, क्योंकि फोरेंसिक के मामले की बात की कई कई साल तक का रिपोर्ट नहीं आती, और ऐसा ही मामला जो है सामने आया। लेकिन इस मामले में एक अच्छा फैसला और हाई कोर्ट का आया, उसके बारे में भी रोहित से बातचीत करेंगे। रोहित, जब ये हाई कोर्ट में आप लेके गए केस, थोड़ा सा समझाएं कि क्या दलीलें थी आप लोगों की और किस हिसाब से उसको जमानत मिली? दलीलें ऐसी थी, जैसे इसको जब मैंने हाई कोर्ट में केस लगाया, जब न्यायालय साहब ने देखा कि जब ये पिटीशन में जब उसमें बात की गई कि उन्होंने बोला भाई कि ये एक्यूज़ को 1 साल से ऊपर जेल में हो गया है और इतने दिन हो गया अभी तक इन्होंने इसका कोई मेडिकल, कोई कुछ नहीं, कोई डीएनए नहीं, कुछ कराया ही नहीं, किस बिहाफ पे इसको जेल में रखा हुआ है। तो जब जज साहब ने देखा भी, उसने अपने डीएनए के लिए पहले 2 महीने पहले अप्लाई कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि भाई आप मेरा डीएनए करा सकते हो, एक्यूज़ ने। उसके बावजूद उसको 1.5 साल जेल में रखा। उसके बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, डीजीपी और एडवोकेट जनरल को नोटिस किया कि आप इस केस में देखिए, और कोर्ट ने अपने बयान में बड़े सख्त शब्दों में लिखा कि कोर्ट बड़े दर्द बड़े शब्दों में, और ये बोल रही है कि स्टेट का जो वकील है वो हैंडीकैप है पूरा, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। पहले 2 महीने के लिए इसको इंटरिम दी, उस केस में हमें 2 महीने की इंटरिम बेल मिल गई। उसके बाद इसका लड़की का मेडिकल पेश किया गया वहाँ। उस पर हालांकि ये मैरिड वूमेन थी,
तो उसमें ये आया है कि भी उसके जो वेजिनल स्वैब से उसमें एक सीमन पाया गया है। तो जब सीमन आ गया तो फिर भी उसको 1.5 साल हो गए थे कस्टडी में। तो जज साहब ने सरकारी वकील से ये पूछा कि भाई जब सीमन उसमें पाया गया था किसका था वो? मेरी दलील ये थी कि जो मैरिड वुमेन है में भी वो हस्बैंड का भी हो सकता है। उसके बाद जज साहब ने बोला भी इसका डीएनए आपने क्यों नहीं करवाया? उसके ऊपर सरकारी वकील बिल्कुल चुप थे, कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे कोर्ट, यहाँ पे जब कई बार पूछा गया, जब यहाँ बेल भी रिजेक्ट हुई ट्रायल में भी, ये डीएनए करा ही नहीं रहे थे। उसके बाद जब उसका डीएनए फोरेंसिक से होके आया तो उसमें मिसमैच आ गया। इस बिहाफ पे हाई कोर्ट ने उसकी बेल ग्रांट कर दी। इस बिहाफ पे हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के ऊपर, मैं बोलूँगा, डीजीपी की एडवोकेट जनरल की मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे हरियाणा में एफएसएल की टीमों में अफसर कम है। कुलवंत जी, मैं आपको स्पष्ट बोलूँ, ये मेरे लिए लाइफ टाइम का अचीवमेंट रहेगा कि मैं इतना बड़ा एक ऑर्डर हाई कोर्ट के थ्रू करवा पाया हूँ। क्या इस ऑर्डर में ऐसा क्या है? इसमें डीजीपी की मीटिंग हुई, एडवोकेट जनरल की मीटिंग हुई, बहुत सारी लीगल टीम की मीटिंग हुई। मेरे ख्याल आईजी जी ने एफिडेविट फाइल किया। क्या कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, हमारे पास एफएसएल की अफसरों की कमी है। 53 पोस्टें तो ग्रुप सी की, उसके बाद 2-4 कारें खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। 14 करोड़ एक, 4.5 करोड़ एक, टोटल मिला के 20 करोड़ रुपए के खर्चा करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और 88 नौकरियां विद इन अ वीक एचएससी को नोटिफिकेशन उन्होंने बोला था। पता नहीं ऑर्डर भी कंप्लाइंस हुआ है नहीं हुआ, उसके बारे में आप सरकार से पूछ लेना। तो मेरा सौभाग्य है सर, इस केस के थ्रू मैंने 88 नौकरियां हरियाणा सरकार से निकलवाई। आजकल सरकार में ट्रेंड चला हुआ, अभी आप जो भी नौकरियां का सिस्टम चल रहा है, मैं सौभाग्य हूँ सर, मैंने 88 नौकरियां निकलवाई। 20 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट को मजबूर करा, और ताकि एफएसएल, अच्छा इसमें क्या होता है, जो निचले ये आईओ होते हैं, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ तक, यही सब ये काम करते हैं। एसपी उस पर तो कभी इन मामलों में सस्पेंड होते नहीं। मैं और भला हो जाएगा, जितने भी पुलिस वाले हैं निचले, एएसआई हो गया, एसएचओ हो गया। जैसे इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस केस में प्रमोद बरी हो चुका है। इस केस में क्या हुआ है, जज साहब ने, जो हमारे ईडीजे थे, लंदन एडीजे, इन्होंने क्लेरिफाई करा है कि हाँ, एएसआई सुदर्शना, एसएचओ सुनील कुमार और सरकारी वकील जो भी था जिसने पेश किया है, इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। इनके खिलाफ डीजीपी साहब को भी क्या बोलते हैं, ऑर्डर की कॉपी गई है। एसपी को बोला है और डीसी को भी बोला है कि इनके खिलाफ मिसकंडक्ट के खिलाफ जो पंजाब पब्लिक सर्विस रूल है उसके अगेंस्ट इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हरियाणा गवर्नमेंट, उनको बोला कि जो भी सरकारी वकील था इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। प्रमोद बरी हो चुका है जी, ठीक है। और ये एक न्याय हमारी तरफ से जितना हमसे हो सका था, हमने पूरे इस केस में पूरी मेहनत करी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जरा मेन मुद्दा ये आता है कि अब प्रमोद का हुआ क्या, उस औरत के खिलाफ एक्शन लिया क्या गया, पुलिस वालों की जालसाजी थी, उनके खिलाफ होगा क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चैनल के थ्रू भी देखा था, मैंने और केसों में भी देखा है कि ये जो सिंघम बने घूमते हैं यहाँ पे, जितने भी पुलिस वाले हैं, पूरे हरियाणा की बात अलग होगी। पानीपत की बात करो, मेरे ख्याल सुनील कुमार जी के खिलाफ ये दूसरा मामला है जिसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी के ऑर्डर उसमें हुए हैं। क्या करते हैं ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी, क्या करते हैं, 2 इंक्रीमेंट रोक देंगे, 3 इंक्रीमेंट रोक देंगे, फिर नौकरी पे धंधा चालू है। मुद्दा ये होना चाहिए कि मैं, हालांकि प्रोसीजर कुछ भी ऐसा नहीं है, सरकार से गुजारिश करूँगा, हालांकि कहते हैं अनिल विज साहब जी इस पूरे देश में, हरियाणा में पूरे दबंग तरीके से काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा लेजिस्लेचर अगर कुछ कर पाएँ। भाई जो प्रमोद ने 1.5-2 साल जेल में बिताए, बीवी बच्चे कैसे पले, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के, बीवी कैसे पली, रिश्तेदार कोई काम नहीं आते। हमें भी फीस दी है सर, हमने भी कोई मुकदमा ऐसे नहीं लड़ा, हमने भी उसके लिए मेहनत करी है, सारा काम किया। लेकिन जो 1.5-2 साल की अगर उसकी सैलरी है सुनील कुमार एसएचओ की और सुदर्शना की, क्या डिपार्टमेंट वो काट के क्या उसको कोई कंपनसेशन दे सकता है? क्या सरकार के पास आम आदमी के लिए क्या पॉलिसी है कि भाई ऐसे तो पुलिस वाले यही करते रहेंगे कि भाई कल मुझे उठा लिया, कल इसको उठा लिया, कल किसी को उठा लिया, कोटे बरी कर रही हैं 2-2 साल। अच्छा आज सोच लो एसएचओ यहाँ नहीं है, कहीं पे भी है कि वो वहाँ पे भी यही कर रहे होंगे। मुद्दा यह आम आदमी को मिला क्या? हाई कोर्ट जाना, न्याय लड़ना सर 2-2 साल किसी की ज़िंदगी में कोई इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग हैं बेचारों की जिनकी सदियाँ बीत चुकी हैं, जेलों में पड़े हुए, उनके खिलाफ सरकार कर क्या रही है? अच्छा, इसमें सच्चाई क्या निकली फिर सर? सारी मामले में सच्चाई ये निकली कि औरत ने पहले अपने एफआईआर में लिखवाया कि एक बंदा मेरे रात को घर में आया सुबह 4 बजे, उसने मेरे साथ रेप किया, मेरे कंबल के उससे गद्दे के नीचे से 45,000 रुपये चुराया और भाग गया। 164 के बयान में कहती है जी कोई एक आदमी आया, 2 आदमी आए, एक ने मेरे पैसे चुराए, एक ने मेरे साथ रेप किया, और जिसने रेप किया मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, चला गया। ट्रायल में आए, कहती है जी मेरी जो छत है ना जी वो 45 फुट चौड़ी है,
45 फुट की उसकी दीवारें ऊंचाई है और नीचे ताला लगा हुआ था, नीचे मेरा पति सो रहा था। तो एक आदमी आया और वो छत के रास्ते आया और वो 45 फुट नीचे छत के नीचे कूद के प्यार से चला भी गया। इसमें सारे तथ्यों को देखने के बाद, अच्छा इसमें एक बहुत मेन चीज़ की बात थी, उस औरत को अगर उसके साथ रेप हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन नहीं मैं कर सकता, हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि हमारा अक्यूज जो था वो बरी हो चुका है। इसमें एक लेडीज़ ने क्वेश्चन उठाया था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसमें डीएसपी साहब ने अपना एफिडेविट फाइल किया, डीएसपी ओम प्रकाश ने। उसने बोला कि जी एक अरुण नाम का व्यक्ति जो बहुत पावरफुल आदमी है, जिसकी पुलिस से सेटिंग है, जिसने अपने बयानों में बोला है मुझे लगता है उसने मेरा रेप किया है। अच्छा। प्रमोद ने नहीं किया। तो उसके खिलाफ उसने कंप्लेंट दी उसी में सेम एफआईआर में, और डीएसपी साहब ने अपनी एफिडेविट में ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि जी मैंने उस कंप्लेंट के बिहाफ पे अरुण के खिलाफ इंक्वायरी करी। सर ललिता कुमारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो क्लियर बोलती है कि विदाउट रजिस्टरिंग द एफआईआर यू कैन नॉट डू इन्वेस्टिगेशन, कि बिना एफआईआर के किसी भी केस में, और ये तो संगीन आरोप है, सीरियस केस है भाई, मुझे तुम 2 साल जेल में रखते हो और उसको तुम कहते हो भाई ये इनोसेंट है। डीएसपी ने इंक्वायरी करी कि 7-8 आदमी आए, उनसे मैंने पूछा भाई अरुण कहाँ था, वो कहते जी ये राजस्थान गया हुआ था। मैंने उनकी इस बात सच मान ली और अरुण को क्या प्रूफ कर दिया, इनोसेंट है। वो बार बार चीख के कहती रही कि भाई अरुण ने मेरा रेप किया। हालांकि वो पहले झूठ बोल रही थी या क्या उसको था हमें नहीं पता। प्रमोद का बार बार ये नहीं बोल रही थी, प्रमोद ने क्या बोल रही थी, जो फ़ोन मिला ना उसके घर में वो प्रमोद का था, मुझे पुलिस वालों ने बताया। अच्छा। कि वो जो उसका मिला है, उसने पहले बयानों में कहती कि मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया, किसी ने दूसरे नंबर पे फ़ोन उठाया, बोला हाँ जी ये तो प्रमोद गया है। फिर मैंने वो हैंड ओवर पुलिस को दे दिया, पुलिस ने 2-3 महीने बाद पेश किया, कब किया वो ऑन रिकॉर्ड है। उस तब वो कहती थी मुझे पता लगा, जब उसको सारी चीज़ें खुल गई तब उसने बोला भी अरुण ने किया है। उसके बाद अरुण को इन्होंने पहले वो कर दिया, उसके बाद वो औरत इस अरुण के खिलाफ, इस डीएसपी की इंक्वायरी के खिलाफ हाई कोर्ट गई। एक मतलब क्या बोलते कंप्लेनेंट को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है सर। उसमें ऑर्डर पास हुआ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और ये पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहे। और पता नहीं अरुण से क्या लिया परमात्मा जानता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, कंप्लेनेंट को सरकार कह रही है भाई बेटी बचाओ, औरतों के साथ गंभीर आरोप पूरे उसमें सुरक्षा करो, हालांकि कंप्लेनेंट की तरफ इनको मदद करनी चाहिए थी भाई किसने किया। हालांकि मे भी उसके साथ रेप हुआ है नहीं हुआ जो बात है, लेकिन ह्यूमन सीमन पाया गया उसके अंदर। अब उसके पति का था किसी और का था, अरुण को इन्होंने कभी भी इंटेरोगेट किया ही नहीं भाई। उसका डीएनए लेते तो मैं भी कुछ क्या पता उस औरत को ना ही मिल पाता। अरुण की सेटिंग थी पुलिस वालों से, पता नहीं सर, उसमें लिखा हुआ तो यही बोल रही है, वो खुलेआम बोल रही है कि अरुण बड़ा अमीर आदमी है, अरुण की सेटिंग है पुलिस वालों से और सारी कॉन्स्पिरेसी अरुण ने रची है और पुलिस वाले उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। तो अरुण को अरेस्ट नहीं किया गया और उसके बाद उसके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं करी सर। उस औरत कहाँ है अब? वो अब आगे अपील उसने दायर की क्या कुछ किया? सर इसमें स्टेट अपील करे या औरत अपील करे उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हम तो सर अक्यूज प्रमोद की तरफ से थे, हमने तो उसको बेचारे को न्याय दिलाया। जो उसके साथ बेचारे के साथ 1.5-2 साल बुरा हाल, मैं तो माननीय हाई कोर्ट का बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये तो यहाँ डीएनए रिपोर्ट ही नहीं करवा रहे थे सर, उन्हें पता था हमने गलत कर रखा है। हालांकि जब सारे बयान हुए उसमें पता लग गया भाई, जज साहब ने एडीजे साहब ने बस सिर्फ आईओ से एक चीज़ पूछी कि भाई आपने प्रमोद को इस केस के साथ कनेक्ट कैसे किया। कह रही सर मुझे तो एसएचओ साहब ने बोला था कि मैंने इंक्वायरी कर लिया, आप बस चालान पेश कर दो। अब बात आ गई कनेक्ट की, भाई वो आपने बोला कि मुझे वहाँ पे मोबाइल फ़ोन मिला, वो मोबाइल फ़ोन किसी नंद किशोर के नाम का, फ़ोटो उसकी मैच नहीं कर रही। जज साहब ने भी बड़ा सीरियस एक्शन लिया, तभी बोला भी सुदर्शना के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी था जिसने चालान पेश किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरी मांग ये है सर, चाहे सरकार करे कुछ करे, क्योंकि पता नहीं देश में कहाँ कहाँ हो रहा होगा, ये हो क्या रहा है। आम आदमी को फंसाए जाओ, उनसे 50-60 लाख रुपए लो, समझौते के नाम पे लो और लो, जो मर्जी लो, ये चलता जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से दे, सज़ा हो रही है लोगों को। उसके बाद सर हाई कोर्ट मुकदमा करना ईजी नहीं है, महंगा पड़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कई बार गरीब आदमी भी आता है हमारे पास, हमें उनको कुछ ना कुछ कोऑपरेशन करना पड़ता है। हालांकि इस केस में बेचारा एक कंप्लेंट, ये जो एक्यूज था गरीब था, इन्होंने मेरे से अप्रोच किया, मेरे भाई साहब मुकेश शांडिली जी ने अप्रोच किया, भाई कोई बात नहीं थोड़ा करते हैं इनके लिए। मैं ठीक है, जब मैंने सर ये पेटिशन ऐसे ड्राफ्ट करी कि डीएसपी साहब को मजबूरी है और उनका नाम लिखना पड़ा। चलिए रोहित और मुकेश मेरे साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मामला आप लोगों ने समझ लिया है, प्रमोद अब बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है।
2 साल 1.5 साल जो अंदर रहा उसका कोई खमियाजा जो है, कुछ भी भुगतान जो है इसको नहीं मिलेगा। जी बताएं। जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी। वही। मैं तो माननीय न्यायाधीश जो हमारे पानीपत के हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच्चाई से और बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से इस केस की परख की और न्याय दिलवाया प्रमोद को। मैं ऐसे न्याय अधिकारी जितने भी आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जजेस के आने के बाद हमारे समाज में धुलाई का काम हो जाएगा और समाज में जो है ना कुछ अच्छाई आ जाएगी, बुराइयों का नाश होगा। चलिए, अच्छा मैसेज आएगा, ये ऐसा बता रहे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।